सो हे गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़रूरी हैं एंड अगर हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे देन इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। सो हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा एंड 7 एथिकल स्टैंडर्ड्स है। फर्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। सेकंड, इंटेग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। थर्ड, ड्यूटीज़ टू क्लाइंट। फोर्थ, ड्यूटीज़ टू एम्प्लॉयर्स। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शन। Sixth, conflict of interest. Seventh, responsibilities as a CFA member और CFA student candidate। सो अब हमने इन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है एंड इन स्टैंडर्ड्स के आगे सब स्टैंडर्ड्स हैं। लाइक प्रोफेशनलिज्म का जो सब स्टैंडर्ड है फर्स्ट, उसका है नॉलेज ऑफ लॉ। सो हमने सब स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है। सो हम प्रोफेशनलिज्म से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है जिसे हम बोलते हैं 1A, वो है नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ लॉ में क्या है? फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी एंड लाइसेंसिंग एजेंसी और प्रोफेशनल एसोसिएशन अलॉन्ग विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट। इस जो पैराग्राफ है उसका ये मीनिंग है कि लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि जो एक CFA का एम्प्लॉई है या एक स्टूडेंट है, उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देंगे। बट सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करने ज़रूरी, बट उसके साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट है, एक रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी के, प्लस लाइसेंसिंग एजेंसी और प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड CFA की फॉलो कर रहे हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा, तो उसके ऊपर तब भी एक्शन लिया जा सकता है। तो उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ गवर्नमेंट के लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, इन केस ऑफ बोथ गवर्नमेंट रूल एंड CFA स्टैंडर्ड फॉलो स्ट्रिक्टर वन। इसका ये मतलब है कि नॉट लाइक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप CFA बन गए हो एंड ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको गवर्नमेंट कह रहा है कि आपने CFA करने के बाद या कोई भी प्रोफेशन करने के बाद अगर बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो। ये आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने जो भी प्रोफेशन किया, लाइक डॉक्टर, CFA, CA, जो भी प्रोफेशन किया है, अगर आप उसके बाद अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट CFA ने एक एथिकल स्टैंडर्ड रख दिया कि अगर किसी ने CFA कर ली उसके बाद वो किसी बिजनेस में नहीं जा सकता। ऐसी सिचुएशन में हमने स्ट्रिक्टर लॉ फॉलो करना है। वो कौन सा है? CFA का। तो हमने ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक बार CFA बन गए तो हमने अपना बिजनेस नहीं करना। अगर हमने बिजनेस कर लिया दैट मीन्स हमने एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट किया है, जिसके कारण हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है या फिर हमारा सर्टिफिकेट जो हमने CFA किया वो वापस ली जा सकती है। ये एज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। थर्ड, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉलो गवर्नमेंट लॉ अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर। इसका क्या मीनिंग है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लाइक ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस क्वेश्चन के लिए या इस चीज़ के लिए आपने मेथड A फॉलो करना है। लाइक दो मेथड है, गवर्नमेंट कह रही है मेथड A फॉलो करना है, बट CFA कह रहा है मेथड B फॉलो करना है। सो ऐसी सिचुएशन में जब कन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमने गवर्नमेंट को फॉलो करना है एंड उसके साथ हमें CFA को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने अपनी जो भी हम स्टेट की या जो भी कंट्री, हमने उस गवर्नमेंट को फॉलो किया है एंड हम उसको ये डिस्क्लोजर दे देंगे, देन हमने एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं किया। बट अगर हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो देन हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। एंड लास्ट, मेंबर एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट नोइंगली पार्टिसिपेट और असिस्ट इन एनी वायलेशन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी कोई इंसान है जिसका काम कर रहा हूँ एंड वो कोई गलत काम कर रहा है, लाइक मैं एक फाइनेंस का काम कर रहा हूँ एंड कोई ड्रग्स का काम करता है और मैं उसका पैसा संभालता हूँ, बट मुझे नहीं पता वो ड्रग्स का काम करता है। सो ओके, अगर मुझे नहीं पता वो ड्रग्स का काम करता है मैं उसका पैसा संभालता हूँ, ये ठीक है। बट वायलेशन ऑफ लॉ, रूल्स और रेगुलेशन मस्ट, ये लिखा है जो एंड वायलेशन ऑफ लॉ। बट अगर मुझे पता चल गया वो करता है कि वो कुछ गलत काम करता है या फिर वो
जो जो भी कर रहे हैं, लाइक वो ड्रग्स का काम कर रहे हैं एंड मुझे पता चल गया वो करते हैं, देन उसी टाइम मुझे वो कंपनी या जो मैं जो उसके अंडर काम कर रहा हूँ वो छोड़ देना है। अगर तो मैं छोड़ दूंगा देन ओके, क्यों, कुछ नहीं फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं। बट अगर मैंने नहीं छोड़ा एंड मैं करता रहा तो डैट मीन्स मैंने उस एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट किया एंड उस सिचुएशन में मैं जिस प्रोफेशन में भी हूँ उस प्रोफेशन के रिलेटेड मेरे मैंने उस एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट किया एंड मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो मैं इस सिचुएशन में मैं नहीं कर सकता। सो ये हम CFA की ही बात कर रहे हैं कि अगर मैं CFA हूँ एंड मैं किसी क्या एनालाइज कर रहा हूँ जो गलत काम में है, तो अगर तो मुझे वो नहीं पता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर मुझे पता चल गया वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तब उसी टाइम मुझे उसके अंदर जो मैं काम करूँ वो छोड़ देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मैं छोड़ दूंगा दैट मीन्स ओके, बट अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैंने CFA का जो एथिकल स्टैंडर्ड है नॉलेज ऑफ लॉ उसको वायलेट किया है। डेट मीन्स मैंने नॉलेज ऑफ लॉ को वायलेट किया है एंड उसके कारण मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एंड ये जो चारों पॉइंट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है फॉलो करने। लाइक पहला जो हमने किया था कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करें, स्ट्रिक्टर लॉ को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम गवर्नमेंट को फॉलो करना है अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर। एंड अगर हमें पता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो इन 4 पॉइंट्स में अगर हमने फॉलो किया दैट ओके, पर इन चारों में से अगर एक भी हमने वायलेट किया है दैट मीन्स हमने नॉलेज ऑफ लॉ को वायलेट किया है, जिस सिचुएशन में हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस रिक्वायरमेंट्स। नाउ नॉलेज ऑफ लॉज के अंदर रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस फॉर मेंबर एंड रिकमेंडेशंस फॉर फॉर्म। रिकमेंडेशंस फॉर मेंबर में हमने ये है कि जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे डेट मीन्स हमने एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट किया है जिसके कारण एक्शन लिया जाएगा। बट जो रिकमेंडेशंस हैं इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर CFA ने बोला है कि इन्हें फॉलो करो तो अच्छी बात है ताकि फ्यूचर बेनिफिट ही मिलेगा। बट अगर हमने इसे नहीं फॉलो किया डेट मीन्स हमने वायलेट नहीं किया, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये हमारी मर्जी है हमने करना है कि नहीं करना। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर अ मेंबर, encourage employer to establish procedure to keep employees informed of change in relevant laws, rules and regulations। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉई है उसे वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को बोलना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि अगर वो कोई न्यू लॉ या रूल्स या जो भी लेके आ रहे हैं उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दें, उसके बारे में उनको बताएं। और ये काम एम्प्लॉय को करना चाहिए। बट अगर ये एम्प्लॉय नहीं कर रहा सो उसने कोई वायलेट नहीं किया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो करेगा तो ये उसका ही बेनिफिट है। सेकंड, रिव्यू और इनकरेज एम्प्लॉयर टू रिव्यू द फर्म रिटर्न कॉम्प्लायंस एंड प्रोसीजर ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसका क्या मतलब है, जो फर्म्स हैं लाइक एक एम्प्लॉई है वो जिस फर्म में काम कर रहा है उसको लग रहा है कि ये जो फर्म है वो अपना जो भी लाइक अकाउंट्स है ये जो भी अपना पॉलिसीज़ है उनको अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर रहे, चेक नहीं कर रहे, या उनके पास कोई एक अलग सेपरेट चेक करने के लिए है नहीं, तो वो ना उनके थ्रू करवा रहे हैं ना खुद कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में एक जो एम्प्लॉई है उसको एम्प्लॉयर को इनकरेज करना चाहिए कि वो मेंटेन करे ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट उसका काम कर ले, उसको इनको इनकरेज करना है कि वो करें, वो करेंगे तो बहुत अच्छा, बट वो नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। एंड ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि शायद वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉय को नहीं पता। बट इस पॉइंट्स के थ्रू ये है कि अगर एम्प्लॉय को पता चल जाता है देन उसको उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। अगर वो उस कंपनी को नहीं छोड़ेगा तो तब वो वायलेट कर रहा है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। तो इसमें तो यही है कि अगर वो इनकरेज कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं करेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं, उसको करना चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस में मेंटेन करो। थर्ड, मेंटेन और इनकरेज एम्प्लॉयर टू मेंटेन कॉपीज ऑफ करंट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें भी वही है कि जो एक एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर को इनकरेज करे कि वो जो अपना ऑफिस है या जो उस जिधर वो काम करता है उधर लॉज की बुक रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे, सब कुछ रखे। अगर तो वो रख रहा है एम्प्लॉयर तो अच्छी बात है, अगर एम्प्लॉयर नहीं रख रहा तो एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता। एंड इसमें भी वही है कि एम्प्लॉय का काम करे इनकरेज करना है, बट अगर वो इनकरेज नहीं भी करेगा देन ऑल्सो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ बेनिफिट।
नेक्स्ट, वेन इन डाउट अबाउट, लाइक इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि अगर अगर उसको लग रहा है, एम्प्लॉय को कोई डाउट है कि इस कंपनी में या ये जो फॉर्म है या जो एम्प्लॉयर है वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो जाके सुपरवाइज़र को बताए कि हाँ ये गलत कर रहा है। बट ऐसी सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय नहीं भी बताएगा सुपरवाइज़र को तो तब भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अगर एम्प्लॉय को पता है गलत काम कर रहा है एंड वो कंपनी नहीं छोड़ रहा, तो तब उसके ऊपर वायलेट का मतलब तब वो एक एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा है, क्योंकि अगर एक कंपनी गलत काम कर रही है तो वो उसको छोड़ना है। बट अगर एक कंपनी गलत काम कर रही है तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो सुपरवाइज़र को बताए या ना बताए, वो उसकी मर्जी है। अगर वो बता देगा डैट मीन्स वो अच्छा करेगा, बट कंपल्सरी नहीं है। ये सेकंड लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, लाइक अगर एक एम्प्लॉय है जिसको पता चल गया कि एम्प्लॉयर गलत कर रहा है, सो उसको एक बार पता चल गया वो गलत कर रहा है, तो वो उसके रिकॉर्ड्स रखे, या जो भी उसको जिस वे से पता चला कि कुछ चेक किया या कुछ उसने वीडियो बनाई जिसके थ्रू उसको पता चला, तो वो उस रिकॉर्ड्स को अपने पास रख ले, ताकि जब वो उसको ब्लैकमेल टाइप कर सके कि अल्टीमेटली वो ये फ्रॉड्स करना बंद कर दे, या वो केस कर दे, या वो किसी कंपनी के थ्रू किसी को बता दे कि ये कुछ गलत हो रहा है। तो उसे अपने पास ये रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। बट जस्ट इमेजिन उसने अपने पास रिकॉर्ड्स नहीं रखे, जिसके कारण अगर उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो कोई फ़र्क नहीं, ऐसी सिचुएशन में भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। बट जैसे कि हमने बोला कि कंपनी गलत कर रही है तो बस उसको कंपनी छोड़नी है, कंपनी छोड़नी ज़रूरी है। कंपनी के रिकॉर्ड्स जो उसने प्रूफ रखे हैं वो उसकी मर्ज़ी है कि वो कंपनी के जो एम्प्लॉयर है उसको सुधारना चाहता है कि नहीं, ये उसकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर इस वे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड लास्ट, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट इन द स्टैंडर्ड्स टू रिपोर्ट रॉन्ग डोर्स। इसका ये मतलब है कि नॉर्मली अगर अगर कोई जैसे एक इंसान है, जैसे एक एम्प्लॉई है, उसको पता चला कि कोई जैसे जिसका वो काम कर रहा है वो ड्रग्स का काम कर रहा था, या जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि एक एम्प्लॉई है वो जिसका काम कर रहा है वो ड्रग्स का काम करता है, तो अब अगर वो ड्रग्स का काम करता है तो उसको उसकी कंपनी छोड़ देनी चाहिए, ये कंपलसरी है। बट अगर वो ड्रग्स का काम करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के थ्रू कंप्लेंट करे उसकी कि ये इसका काम करता है। वो कर देगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि सोसाइटी को भी हेल्प करेगा। बट अगर वो नहीं भी करेगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट उसको उसके अंडर जो काम कर रहा है उसको छोड़ना है, वो कंपलसरी है। ये रिकमेंडेशंस हैं, इसे फॉलो करेगा तो बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी को या उसको, बट इससे उसके ऊपर नहीं कोई एक्शन लिया जाएगा। और जो रिकमेंडेशंस फॉर फर्म्स हैं उसमें है फर्स्ट पॉइंट, हैव अ कोड ऑफ एथिक्स, जिसका ये मतलब है कि जैसे कि कंपनी में पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे विस्लर ब्लोइंग पॉलिसी या जो लीगल पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कंपनी में होनी चाहिए, ताकि कंपनी में अगर पॉलिसीज़ होंगी तो उसके कारण एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा या कंपनीज़ को भी बेनिफिट होगा। बट अगर एक कोई फर्म है या जो कंपनी है उसने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लेके आया हुआ तो ओके है, उसको लेके आनी चाहिए। बट अगर वो नहीं लेके आया हुआ तो उसके ऊपर ऐसे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसने कोई स्टैंडर्ड वायलेट नहीं किया। सेकंड, वही जो हमने पहले पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए कि उसको ट्रेनिंग दे, एंड इसमें है कि जो एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए न्यू लॉज के बारे में। अगर तो वो देगा तो बहुत अच्छा, बट अगर वो नहीं भी देगा देन ऑल्सो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हैविंग प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड वायलेशन, इसका ये मतलब है नॉर्मली एक एम्प्लॉयर है, उसको पता चला कि जो उसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब अगर तो उसके पास प्रूफ है कि हाँ ये एम्प्लॉय काम गलत कर रहा है तो वो उस एम्प्लॉय को निकाल दे, ओके। बट अगर उसके पास प्रूफ नहीं है एंड देन उसको पता चल गया है कि वो एम्प्लॉय काम गलत कर रहा है तो वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, बट वो कोशिश करे अपनी तरफ से कि उस एम्प्लॉय को इन चीज़ों से बाहर निकाले, सुधारे। अगर तो वो ऐसा करेगा तो बहुत अच्छा, बट अगर वो ऐसा नहीं भी करेगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट अगर उसके पास प्रूफ है एंड देन ऑल्सो वो एक एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा तो उस सिचुएशन में वो एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है। डैट मीन्स अगर तो प्रूफ नहीं है तो वो उसको सुधार रहा है या नहीं भी बता रहा तो कोई फ़र्क नहीं है, वो एथिकल स्टैंडर्ड वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि प्रूफ्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रूफ कंपलसरी है। बट प्रूफ होने के बावजूद वो एम्प्लॉय को बचा रहा है या किसी वे में बचा रहा है या अपने अपने ही बेनिफिट के लिए बचा रहा है
तो उस सिचुएशन में उसने एथिकल स्टैंडर्ड वायलेट किया एंड उस सिचुएशन में उसके ऊपर कंप्लेंट होगा। तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप रिकमेंडेशंस नहीं भी फॉलो करोगे तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर फॉलो करोगे तो कंपनी को ही बेनिफिट होगा, तो या कंपनी को या एम्प्लॉय को या सोसाइटी को, किसी को तो बेनिफिट होगा। तो रिकमेंडेशंस फॉलो करनी चाहिए, बट अगर नहीं की तो कोई फ़र्क नहीं। पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स को ही फॉलो किया तो होल कंपनी को नुकसान हो सकता है। सो रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन किसी वे में हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है, कंपनी से निकाल भी दिया जा सकता है। सो ये प्रोफेशनलिज्म का पहला स्टैंडर्ड है, नॉलेज ऑफ लॉ। अगर हमने इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ को वायलेट किया, डैट मीन्स हम नॉलेज ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे हैं एंड हम कहेंगे प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड 1A हमने उसको वायलेट किया।